करप्शन, नेपोटिज्म, टेररिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट, ये चार ऐसे चीज़ हैं जो इंसान को तबाह कर सकते हैं। इंसान के साथ साथ एक देश को तबाह कर सकते हैं, जो अभी हाल ही में हमने नेपाल में देखने को मिला। जेन जी एक प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था नेपाल में और कई सालों की लाइफ तबाह कर, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। जेन जी, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आज का जनरेशन है उन्हीं लोगों का प्रोटेस्ट, उन्होंने सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि सोशल मीडिया ऐप बंद होता नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उससे पहले हमें थोड़े इतिहास जानना पड़ेगा। नेपाल पहले जो मोनार्की राज था, मतलब राजा लोगों का राज्य चलता था। 2006 में उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट कई सारे प्रोटेस्ट किए और वहाँ के जो आखिरी राजा थे ज्ञानेंद्र सिंह जो आखिरी राजा थे उनको साइड कर दिया। उसके बाद नेपाल 2008 से जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बना हुआ है। नेपाल में खास करके 2-3 पार्टी हैं, दो ही बड़े पार्टी हैं, जैसे नेपाली कांग्रेस है और एक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें नेपाली कांग्रेस का 2 और पार्टी है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क है और एक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नॉन मार्क वाले, जो लोग कुछ अलग अलग सोच विचार रखते हैं। लेकिन नेपाल की खास बात यह है कि वहाँ जो सरकार बनती है मिली जुली सरकारी होती, गठबंधन बना के सरकार बनाते, 1-2 साल बाद तोड़ देते हैं। मतलब करप्टेड इतने हैं कि सब एक के बाद एक करप्टेड है। वहाँ जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो ये 2-3 लोगों में ही बनते रहते हैं। कभी केपी शर्मा बन गए तो कभी और कोई बन गया। आज के समय में नेपाल के कम से कम 70 लाख से ज़्यादा जो युवा है नेपाल के बाहर रहता है, क्योंकि नेपाल में उनके लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है और काम करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत में कई सारे आपको नेपाली मिलेंगे, नेपाल में ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है कि सिर्फ 5 में से 1 को रोज़गार मिलेगा तो बाकी लोग जाएंगे कहाँ। यही वजह है कि कई सारे युवा नेपाली मौत को पसंद करते थे। मौत बोले तो यूक्रेन और रसिया में जो वॉर चल रहा है वहाँ चले गए लड़ने की। मजबूरी है, देश में रोज़गार नहीं है तो जाएंगे कहाँ, और वहाँ जाके लड़ रहे हैं। सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे भेज दिया जा रहा है। सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। कई सारे नेपाली भी मारे, लगभग 15,000 नेपाली सोल्जर रसिया में हैं, यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे। उसमें से कई सारे मारे भी गए, कॉफिन के साथ लौट रहे हैं। बोनस और सैलरी मिला के उनको जो है $4,000 मिलता है, जो नेपाली पैसे में 5 लाख से भी ज़्यादा पैसा होता है। तो पैसे के खातिर लोग अपनी जान भी दे रहे हैं। और इधर नेपाल के बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे हैं, वो बाहर जाके ऐश कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। नेपाल की जनता को ये सब दिखने लगा, लोगों ने महसूस किया, उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को नोटिस किया और लोगों में फैलाया आपस में। सोशल मीडिया, नेपाल में सोशल मीडिया पहले से कई सारे जो है बैन हैं। 2023 में नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल मीडिया को बोल दिया कि आप लोग हमारे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमें हमारे देश में जो भी असहिष्णुता होता है, मतलब हिंसात्मक कुछ क्राइम एटसेट्रा जो भी होता है, उसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया ऐप नेपालियों के हिसाब से चलेगा, ऐसा रजिस्ट्रेशन करने को बोला। तो कई सारे ऐप ने मना भी कर दिया और कुछ ऐप जो है रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, यहाँ तक कि टिकटॉक भी। लेकिन इस साल 28 अगस्त को नेपाल गवर्नमेंट ने उन सब ऐप को बोला कि जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं वो दोबारा रजिस्टर करें, वरना आपका ऐप बंद हो जाएगा। तो जो ऐप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया उनका ऐप को बंद कर दिया गया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। ये बड़े बड़े ऐप नेपाल वालों ने एक ही बार में बैन कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ। खास करके आम जनता जो थोड़े बहुत यूट्यूब में वीडियो बना के पैसे कमाते थे, फेसबुक से कमा रहे थे, जो टिकटॉक से कमा रहे थे, अब क्या करें, जहाँ रोज़गार नहीं है यही सब करके उनको पैसा कमाना। तो और कुछ लोगों को ये भी दिक्कत हुआ जिनके बच्चे लोग बाहर काम कर रहे हैं अलग अलग देश में, उनसे बातचीत होगा वो भी बंद हो गया। तो जनता आक्रोश हो गया। तो प्रोटेस्ट करने के लिए एक लोकल एनजीओ ने ही कुछ स्टूडेंट्स लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया। ज़्यादा लोग नहीं थे शुरू में, बस उन्हें राष्ट्रपति भवन में जाके प्रोटेस्ट करना था। जब वो लोग प्रोटेस्ट किए, राष्ट्रपति भवन के आसपास गए, तो वहाँ की पुलिस सबसे पहले तो उनके ऊपर जो है पानी फेंका, कैनल पाइप, फिर गैस फेंका, फिर रबर बुलेट भी चलाए। अब इससे जब बात नहीं बनी तो उसके बाद उनके ऊपर ओरिजिनल बुलेट चला दिए, जो सरासर गलत है। वो इंसान है और देश के लोग हक मांगना उनका हक है। तो जनता के ऊपर जो पुलिस ने गोली चला, ओरिजिनल गोली, जिसमें कम से कम 400 लोग घायल हुए और 29-30 लोग मारे गए, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी था। ये बात दिल दहलाने वाला था। ये बात पूरे नेपाल में फैल गई और जो एक जगह में प्रोटेस्ट चल रहा था वो लगभग पूरे नेपाल में होने लगा। विराटनगर और अलग अलग जितने भी जगह हैं, पोखरान, नेपाल के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, हर जगह ये प्रोटेस्ट होने लगा।
सिर्फ एक ही जगह में शुरू हुआ था काठमांडू में और हर जगह फैलने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि सोशल मीडिया बैन को तुरंत हटाना पड़ा, लेकिन इससे काम नहीं बना, राष्ट्रपति को रिज़ाइन करना पड़ा। फिर उससे भी काम नहीं बना तो पीएम को भी रिज़ाइन पड़ा। जनता इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने पीएम के घर को आग लगा दिया। जो पुराने पीएम थे उनकी बीवी को आग लगा दी, जिंदा जल गई। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसको बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा के जूतों से पीटा। अब ये सब किसी आदमी के लिए, मतलब छोटे मोटे क्राइम के लिए नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके जो पुराने पीएम लोग थे ये कोई दूध के धुले नहीं थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर पे आरोप था करप्शन कि वो एयरक्राफ्ट को बेच के इमिग्रेशन रिश्वत लेके कई सारे पैसे बनाए, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और उनकी बीबी आरजू राणा देउवा पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने कई सारे नेपालियों को फेक डॉक्यूमेंट के जरिए भूटानी बताया और उन्हें अमेरिका भेज दिया, जो बहुत बड़ा क्राइम है। अपनी देश की जनता को दूसरा देश का बता के बाहर भेजें, कितना बड़ा क्राइम है। और एक प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक माएस्ट गोरेला फाइटर का जो पैसा आया था उसको अपने जेब में डाल दिया और अरबों पैसा खा गए। और एक प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि उन्होंने कई सारे जो है ना बहुत सारे वो किए करप्शन। उसमें सबसे बड़ा करप्शन ये है कि एक टी स्टेट को उन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट बता दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके। और अकॉर्डिंग टू नेपाल का लॉ के हिसाब से, जब 2006 से लॉ बना तब से ये बैन है कि नेपाल में किसी भी नेता के घर में या उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा हथियार था इन पॉलिटिशियन लोग था, जिसके चलते ये इतने ज़्यादा करप्शन में थे। एक के बाद एक करप्शन कर रहे थे। नेता लोगों के बच्चे ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं और गरीब जनता घर में भूखे मर रही है, खाने को नहीं है, जो बाहर देश में जाके मर रहे हैं। कोई रसिया में मर रहा है तो कोई दूसरा देश में जाके नौकरी कर रहा है। ऐसे में जनता भड़केगी नहीं तो क्या करेगी। यही रीज़न था कि नेपाल की जनता ने ठाना कि अब इस सरकार को उठा के फेंकना है। पहले उन्होंने तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई किया था, क्योंकि सोशल मीडिया बैन हो गया था। क्योंकि सोशल मीडिया में सब शेयर हो रहे थे हैशटैग नेपोकिड्स। नेपोकिड्स उधर ऐश कर रहे हैं, गरीब आदमी इधर दर दर भटक रहे हैं। और इसको सरकार ने बैन करने के लिए सोशल मीडिया बैन किया, जिसका क्रूरता देखने को मिला। पुलिस की तरफ से क्रूरता देखने को मिला, जिन्होंने ओरिजिनल बुलेट से फायरिंग की और जनता मारे गए। और इसी का रिजल्ट देखने को मिला, सरकार गिर गई। नेपाल अभी जल रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि सरकार गिर गई, इम्पोर्टेंट है कि नेपाल जल रहा है। कई सारे बड़े बड़े उद्योग जो ध्वस्त हो गए, जल के राख हो गए। और ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुआ, करप्शन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और नेपोटिज्म की वजह से। इससे सरकार को सीख लेना चाहिए कि आप जनता के चुने हुए हो, जनता के सेवक हो। जनता का पैसा का मिसयूज करके जो इस तरह का हरकत करेगा उसके साथ यही होना चाहिए। और इससे अभी बहुत सारे लोगों को सबक भी लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और थोड़ा समझो और अपने लोगों को भी समझाओ। देखिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।